Alright, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. I'm Azim Iqbal and I'm the founder and chair of Pakistan Society of Industrial Engineers. और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगा टू दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर सीरीज जो कि हमने रिसेंटली स्टार्ट की है which we refer to as Road to Industry 4.0. And the topic of discussion of today's session is that opportunities and threats for small and medium enterprise of Pakistan in current and post-pandemic scenario. हम लोग डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ इस हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि पहले तो मैं थोड़ा सा PSI के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगा, इंट्रो देना चाहूँगा जब तक हमारे स्पीकर हमें ज्वाइन करते हैं. PSI आज से कोई तकरीबन 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुई. इट स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर और लाहौर में myself and along with a couple of other students from different universities of Pakistan, हम लोगों ने ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन की और हमने सोचा कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर नेशनल लेवल पे एक फोरम होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट कर सके. और ये फोरम इस तरह का होना चाहिए कि इसके ना सिर्फ लोकली हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ हम लोग कोलैबोरेट करें, एक लिंकेज डेवलप करें, बल्कि इंटरनेशनली भी हम लिंकेज वगैरह डेवलप करें दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ. और इट स्टार्टेड ऑफ रियली गुड. हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए कि जिन इनिशिएटिव्स ने हमें हेल्प आउट किया रीच आउट करने के लिए लोगों को. और इसी वजह से हम लोगों ने एक अच्छी बेस डेवलप कर ली अपनी, ना सिर्फ लोकली बल्कि फॉरेन भी. PSI ने हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये था कि हमने एक नेशनल लेवल पे एक मैगज़ीन लॉन्च किया, जिस मैगज़ीन के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज़, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की न्यूज़ और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की. उसके हमने 2 इश्यूज़ कवर अप किए, 2 वर्जन उसके निकाले. एंड हमारे वो आज भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं. इफ़ समबडी वांट्स टू सी देम, रीड देम, यू आर मोर देन वेलकम टू गो टू आवर वेबसाइट एंड सी देम एंड रीड द मैगज़ीन. तो PSI का विजन और मिशन क्या है? PSI का विजन और मिशन यही है कि वी वांट टू build an efficient Pakistan. We want to contribute towards optimization and building the systems of Pakistan to improve various departments, to contribute to improving the productivity and efficiency of our industries, of our hospitals, of our healthcare system, etc., etc. So, with this mission and vision in mind, हम लोगों ने ये किया कि हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन हमारी सो फार हैज़ बिन विद द IEOM, विच इज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट सोसाइटी. मिशिगन में इनका हेड ऑफिस है और इनकी ग्लोबली बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है जिसके साथ हम लोग लिंक्ड अप हैं. और पाकिस्तान इनकी हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर इनके इवेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी सोसाइटी की, as a media partner, as an organization from Pakistan which can send students, which can send professionals to their conferences. तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमें IUM के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिल गया. आजकल हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग II के साथ, जो कि अब IISE कहलाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियर्स सोसाइटी, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और पर्टिकुलरली जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, जो लॉकडाउन सिचुएशन है, इसके अंदर जो IISE के जो सर्टिफाइड जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाइव सेशंस के थ्रू, सर्टिफिकेशंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स को. तो अच्छा, okay, so our speaker is here now and I'll soon get him to our live session.
बट आई एम जस्ट उनको ऑन बोर्ड लेने से पहले जस्ट मैं ब्रीफली ये कंप्लीट कर दूं। तो हमारे बहुत सारे नॉलेज रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट है, हमारे डिस्कशन फॉरम्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, एक रिसर्च सेंटर है। हमारा पर्पस ये है कि हम लोग एक एक फॉरम डेवलप करें कि जहाँ पे आईईज अपनी नॉलेज को शेयर करें, जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को गाइड करें, कैरियर काउंसलिंग करें, और सॉल्यूशंस हम लोग मिलके डेवलप कर सकें। इसके अलावा हम लोग वॉलंटियर वर्क के लिए इस वक्त ओपन है। हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट, मेंबरशिप मैनेजमेंट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे एरियाज है कि जिनमें हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। सो यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस फॉर एनी टास्क। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन। सो लेट्स जस्ट गेट आवर रिस्पेक्टेड स्पीकर ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। सो जब तक उनको अपना माइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मुबीन, ही इज हिज बैकग्राउंड इज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन over the past 5 years he has been working with the SMEDA, which is the Small and Medium Enterprise Development Authority। और इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया है, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट पर, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट पर, कॉस्ट रिडक्शन पर। इसके अलावा स्मेडा का जायका, विच इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उनके साथ ओवर द लास्ट 4 to 5 years में मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसको लीड किया, जिसमें उन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया गया। तो मुबीन हैज़ अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्री। और जो इस वक्त करंट सिनारियो है, ख़ास करके जो कोरोना वायरस का और जो कोविड का और इसका जो करंट इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो छोटी सनत, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उस पर किस किस्म का इफेक्ट है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस तरह का है, उसके ऊपर आज हमने इनको दावत दी है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू एंड वेरी फील obliged to have him on with us. So welcome. थैंक यू अजीम, थैंक यू वंस अगेन। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेरी वार्म वेलकम। आई एम ग्रेटफुल टू अजीम कि उन्होंने इस सारे पेंडेमिक और इस सारे लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के लिए एक सेशन रखा, जिसके लिए मेरा ख्याल है अजीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल से ज़्यादा हो गया अजीम हमें एक दूसरे के साथ इन कनेक्शन। जानते तो हम उससे भी पहले के थे एक दूसरे को, बट हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आई गेस अराउंड 10 years और सो। सो जैसे हाईटेक सोसाइटी में भी आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहे हैं काफ़ी विगरसली, और आपकी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सोसाइटी है उसमें भी मैं इनपुट देता रहूँ वक्तन फ़वक्तन। तो एक हमारा बड़ा पुराना रिलेशन है इस हवाले से। जी बिल्कुल। तो बाकी और इवन इवन रिसेंट के पास्ट में जिस तरह हमने इकट्ठे जायका का प्रोजेक्ट किया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का ऑटोमोटिव सेक्टर के हवाले से, जिसमें हमने उनकी प्रोडक्टिविटीज़ और एफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव किया। अजीम, आप मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ काफ़ी अड़ रही थी, तो मैं इसलिए। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आप बात कर सकते हैं। अच्छा अजीम, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंडस्ट्री एसएमईज के हवाले से ख़ास तौर पे आपने उसको टेकअप किया था, और आप
ने जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि आपने कहा था कि जी पोस्ट पेंडेमिक और करंट सिनेरियो में जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं एसएमईज के हवाले से, तो अभी मतलब इसके ऊपर मैं आने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मतलब जिन लोगों को नहीं पता कि बेसिकली आई एम प्रोफेशनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और पिछले तकरीबन 4 से 5 साल से मैं समेडा के साथ मुंसलिक हूँ, और नंबर ऑफ एसएमईज को अभी तक सपोर्ट दे चुके हैं, ऑन ग्राउंड ऑन फ्लोर जाके उनकी हैंड होल्डिंग की है, उनको सपोर्ट दी है in the areas of productivity and energy efficiencies. So I'm a certified energy auditor by JICA, uh, and also the certified productivity expert from Toyota Engineering Corporation, Japan. सो मकसद यही था बेसिकली, मतलब ये तो 4-5 साल से ये है, लेकिन उससे पहले भी आप जानते हैं कि जो मेरा अपना भी ज़ाती मकसद था वो यही था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें टेक्निकली, और जिस हवाले से मतलब पिछले 10-12 साल से हम लगे हुए हैं इस काम में, और पिछले 4-5 साल से मैं प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन को भी अपनी उसी जो सोच है और जो मेरा आइडिया है उसके साथ मैंने रिलेट किया हुआ है कि यार जो इंडस्ट्री को, हमारी जो इंडस्ट्री टेक्निकली लो एंड पे है, उसको किस तरीके से ऊपर लेके आना है। और आज भी थोड़ा सा 10 मिनट लेट होने का जो मकसद था वो भी यही था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 टू 2025 के ऊपर काम हो रहा था, उसका मैं रिव्यू कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, जिसकी वजह से मैं आपसे मदद खाऊँ। तो बेसिकली मकसद यही है कि इंडस्ट्री को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। समेडा में रहते हुए भी हर टाइम मकसद ये होता है कि यार इंडस्ट्री को किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। उसमें अब सबसे अहम फैक्टर ये है कि एसएमई को थोड़ा सा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा समझें, और उससे रिलेट करते 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 हम नीचे तक आए। मतलब पेंडेमिक तो ये एक सिचुएशन है जो कि आज है और कल नहीं होगी, तो बट हमें एसएमईज को ओवरऑल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ताकि फिर हम पेंडेमिक में उसको किस तरीके से हमने देखना है और उस एसएमई को हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, ये फिर हमें समझने में आसानी हो जाएगी इसमें। तो नॉर्मली वे में एसएमई के बारे में कहा जाता है कि ये पैदा ही मरने के लिए होती है। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं इस हवाले से, तो एक फिगर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अजीम, आवाज़ मेरी सही आ रही है आपको? मैं दोबारा इसलिए हाँ बार जी बार बिल्कुल। पूछूं कि वो आपकी आपकी आवाज़ इंटरनेट बिल्कुल ठीक कनेक्शंस जो है ना वो अमूमी तौर ठीक आ पे रही है। नहीं, कभी आपकी कभी। आवाज़ ठीक आ रही है, थोड़ा सा लिटेंसी या डिले हो सकता है हमारी गुफ्तगू के दरमियान, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक। तो आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। जी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी। क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं अजीम? सो फार तो नहीं। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है अजीम? नहीं, अभी नहीं। नहीं आ रही। लेट मी चेक के ये क्यों नहीं आ रही। एक प्रेजेंटेशन है वो शो नहीं हो रही थी। नहीं, वो शो भी नहीं साथ हो रही थी। आप ऐसा करें, आप वो मुझे ईमेल कर दें, वो मैं यहाँ से इंक्लूड कर देता हूँ सेशन के अंदर ही। जी, अजीम आपको स्क्रीन अब शो हो रही है मेरी? नहीं, आपकी आपकी स्क्रीन नहीं शो होगी, अनफॉर्चुनेटली शो नहीं हो रही। तो अब मैं स्क्रीन कह शो रहा हो हूँ रही है? मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ईमेल कर दें मुझे सेपरेटली, तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको कर देता हूँ।
अच्छा, अगर आपको अभी स्क्रीन नज़र आ रही है तो इसमें आप देख सकेंगे डाटा जो है वो ये बता रहा है कि 1,37,000 बिजनेस गिव बर्थ एवरी डे, और यू कैन से 50 मिलियन पर ईयर। इसका जो सोर्स है वो है अल्टीमेट स्टार्टअप फेलियर रेट रिपोर्ट है 2020 की ना। तो नॉर्मली एसएमई के बारे में कहा जाता है कि एसएमई बोर्न टू डाई, मतलब 90% फेल हो जाते हैं एसएमईज, स्टार्टअप्स फेल होते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी जा रहे, लेकिन मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली मार्केट में एसएमई के बारे में ये होता है तासुर कि एसएमई इज बोर्न टू डाई। तो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एसएमईज जो हैं वो क्यों इतने वल्नरेबल होते हैं। एसएमई से हम अगर मिसाल लें तो हम एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कारोबार की। ये कारोबार इतने वल्नरेबल क्यों होते हैं और वो क्यों इतनी जल्दी इफेक्ट करते हैं, इवन पेंडेमिक हो या ना हो। बहुत सारे कारोबार थे जो कि पेंडेमिक से पहले भी बहुत सारे हर्ट थे, लेकिन जो अब सिचुएशन है, ओके मैं आपको फाइल भी भेज देता हूँ जी साथ साथ में। लेकिन जो अब जो सिचुएशन है उसमें रहते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो एसएमईज हैं वो मतलब इतनी वल्नरेबल हुई कि बहुत सारी एसएमईज बंद हो गई। और हमने पिछले दिनों से मेडा ने एक रिसर्च भी कंडक्ट की थी इस हवाले से, और उसमें भी ये बात खुल के सामने आई है कि बहुत सारी एसएमईज जो हैं वो बंद होने के दहाने के ऊपर है। इसमें कौन तो सा मेन सेक्टर है और एस्पेक्ट ये है हमें देखने का कि यार एसएमई इतना वल्नरेबल इसलिए है कि एसएमई के पास तीन चार किसकी बात कर रहे हैं आप जी? मैं कह रहा हूँ कि इसमें कौन सा सेक्टर मोस्टली ज़्यादा इफेक्ट हुआ है या सब सब सेक्टर्स ही ज़्यादातर इफेक्ट हुए हैं? मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, टेक्सटाइल, या सब के सब ही उसके अंदर इक्वली इफेक्टेड हैं? अच्छा अजीम, इस दफ़ा तो खैर पेंडेमिक में तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी हुई है कि पेंडेमिक में आपका हर सेक्टर पर जिसको ना फ़र्क पड़ा है। उसकी दो बड़ी बुनियादी रीजंस थी उसमें। रीज़न नंबर वन ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो आपकी लोकल डिमांड है वो सप्रेस हुई है, और दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स थे वो भी सप्रेस हुए हैं। तो चाहे वो टेक्सटाइल हो, लेदर हो, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी दीगर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हो, फूड हो, वो भी इफेक्ट हुई है। और जो लोकल इंडस्ट्रीज जो लोकल डिमांड को मीट करी थी, इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इज 99% कैटरिंग द लोकल डिमांड। और अप्रैल की रिपोर्ट है कि एक भी गाड़ी नहीं फरोख्त हुई किसी भी ब्रांड की। तो दैट शोज के लोकल डिमांड भी सप्रेस हुई है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी आपकी सप्रेस हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ना एसएमई के ऊपर फर्क पड़ा है। मतलब अगर हम बात करें अगर टोयोटा की गाड़ी नहीं बिकी तो दैट डजंट मीन कि टोयोटा को फर्क पड़ा है, उसके पीछे जो 600-700 एसएमई खड़ी है उसको भी फर्क पड़ा है। उसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनके अंदर 100-100 50-50 मुलाजमीन है और चंद मशीनों से वो काम चला रहे हैं, वो सारा कुछ बंद हुआ है। तो ये एक बड़ी मतलब कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। मतलब ये तो सिचुएशन ऐसी है जिसमें हर बिजनेस इफेक्ट हुआ है सिवाय बेसिक नेसेसिटी के। मतलब बेसिक नेसेसिटी में आपका बेसिक फूड आ गया और बेसिक आपकी मेडिसिन आ गई। इसके अलावा आपका हर सेक्टर जो है वो इफेक्ट हुआ है। इससे हट के भी अगर एसएमई की हम नॉर्मल भी बात करें तो एसएमई का फेलियर बड़ा ही ज़्यादा एविडेंट है, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन में ये इसकी जो रेशो है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद सामने आई है। तो एक तो हमें थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है कि आपने जो भी सेक्टर वाइज बात की वो अगर पोस्ट पेंडेमिक से बात करें तो हम सेक्टर वाइज बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार टेक्सटाइल सेक्टर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये जो हैं वो इनसाइट्स हैं। बट पेंडेमिक में तो हर चीज़ बराबर हो गई है। तो अच्छा, ये वन मिनट। एक आपके क्वेश्चन का आंसर था जी।
अच्छा, आपकी ना जो फाइल है वो मुझे रिसीव हो गई है। मैं यहाँ से अब आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैं अवेलेबल कर देता हूँ। तो जिस वक्त आप एक स्लाइड को कंप्लीट कर लें, आप मुझे बता दें, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर दूंगा। अजीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कोई कनेक्शन लॉस हो गया हमारा। सो लेट्स वेट फॉर आवर स्पीकर टू गेट बैक लाइव। अजीम, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें लैगिंग है हमारी कन्वर्सेशन में। आपको भी फील हो रही है लैगिंग? हाँ जी, बिल्कुल लैगिंग है, और इसलिए आई आई डोंट वांट टू स्टॉप यू स्पीकिंग नाउ। आपकी प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, आप उसको अगर देख सकें। आप देख सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। अजीम, आपकी आवाज़ काफ़ी लैग कर रही है। अ, ओके, सो गाइस, विल बी बैक विद आवर स्पीकर। थोड़ा कनेक्शन का इशू था। सो अच्छा, ही इज फाइनली हियर अजीम, नाउ। इसमें जो अहम बात थी, जो मतलब सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें अब जो एसएमई के हवाले से जो अभी सारी डिस्कशन हम कर रहे थे, उसमें जो अहम दो तीन नुक्ते हैं वो समझने की ज़रूरत है। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एसएमई के पास दो चीज़ें उसका एसेट्स होती हैं। वन इज़ द रिसोर्सेज एंड वन इज़ द कैपेबिलिटीज़। अगर वो दो चीज़ें जो हैं वो उसके पास किसी भी वजह से इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी लैगिंग कर रही है, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं अगर पहले नंबर पे, तो रिसोर्सेज में number one is the liquid, the cash. The second is the network and the vendors and the suppliers, and third is the market repute and so on, the resources. तो अगर इसमें से कोई एक भी लैगिंग कर रहा है या आप उसको ऑप्टिमल यूज नहीं कर रहे हैं एसएमई के प्रोस्पेक्टिव में,
तो वो आपके सारे बने बनाए कारोबार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था कि मोर देन 50%, 65% एसएमईज जब मेच्योर होने जाती हैं तो वो फेल हो जाती हैं। वो मेच्योरिटी के लेवल से आगे जैसे ही स्टेप बाहर रखना चाहती हैं, तो वो अपने सोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमल यूज़ ना करने की वजह से वो अपनी जो उनकी हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है एज एन एसएमई। वो या तो उनको आगे किसी को सेल आउट करना पड़ जाता है अपना बिजनेस, या वाइंड अप करना पड़ जाता है। और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर द कैपेबिलिटीज। आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टेक्निकल गाय। मैं एक टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में एक बहुत अच्छा नो हाउ रखता हूँ, बहुत अच्छी उसके बारे में उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके क्वालिटी चेकिंग तक मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बट अगर मैं अच्छा मार्केटियर नहीं हूँ, तो क्या होगा कि वो मैं अपना बिजनेस डिस्ट्रॉय कर लूँगा। अपनी कैपेबिलिटीज अगर मैं खुद ही से मार्केट करना शुरू कर दूंगा और मैं ये समझूंगा कि जी प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज में वो बहुत अच्छी आती हैं तो उसका मैं मार्केट भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये कैपेबिलिटीज मार्केटिंग की अलग है टेक्निकल कैपेबिलिटीज से। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो उनके पास ये दोनों साइमल्टेनियसली कैपेबिलिटीज हों, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एज एन एसएमई विद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और हमें उन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए ही अपने बिजनेस को खड़ा करना है और उसको आगे सस्टेन करना है। अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा भी अंडर या ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो वो दोनों सूरत हाल हमारे लिए ख़तरनाक है। तो जिस तरह मैंने बात की कि रिसोर्सेज प्लस कैपेबिलिटीज़, ये दो बड़े की फैक्टर्स हैं किसी भी एसएमई की कामयाबी या नाकामी के लिए। और सेम एज द केस विद द स्टार्टअप्स। आप चाहे स्टार्टअप ले रहे हैं और चाहे आप स्टार्टअप से बाद मेच्योरिटी लेवल पे जा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको इन दोनों चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इस सारे को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी कह सकते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज भी इसी वजह से हमें मिलता है। मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज मेरी एसएमई को क्यों मिलेगा, मेरी प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, किसी और की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो इसी वजह से कि या तो मैंने उस प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं जो कि मेरे रिसोर्सेज में थे, मेरी कैपेबिलिटीज़ में थे, या मैंने उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी की है कि बाकियों की नस्बत उसकी मैंने पोजीशनिंग बहुत बेहतर की है, ब्रांडिंग। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक एसएमई को कामयाब करती हैं। कोई एक अकेली चीज़, एक इंडिजिनस पड़ी हुई चीज़ कामयाब नहीं करती। और अहम चीज़ ये है कि अच्छी पार्टनरशिप्स एसएमईज में, वो चाहे पार्टनरशिप आपकी डायरेक्ट पार्टनरशिप हो, वो चाहे इनडायरेक्ट पार्टनरशिप्स हो, तो आपकी दोनों तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं वो बड़ी मैटर कर रही हैं। डायरेक्ट पार्टनरशिप में तो ये है कि आपकी जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से जो है वो चल रहे हैं। और इनडायरेक्ट पार्टनरशिप्स वो हैं जो आपकी सप्लायर्स, आपके वेंडर्स के साथ आप अगर नेटवर्क जो है वो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो अब जो पेंडेमिक की सूरत हाल है उसमें अगर हम बात करें तो करंट सूरत हाल में, तो अगर मेरी आप स्लाइड आप लोगों को दिखा सकें, इसमें जो स्लाइड नंबर 10 है, 11 स्लाइड नंबर जो है करंट सिनेरियो, उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है एक चीज़ ना, कि इंडस्ट्रीज जो बेसिक नीड्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं वो करंट सिनेरियो में चलेंगी। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज ओवरऑल हैं उनके ऑर्डर शेयरिंग हो रहे हैं, जिस तरह अभी हमने पहले बात की, वो चाहे टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, लेदर इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स गुड्स हो। सारी दुनिया की स्पोर्ट्स बंद हो गई, वर्ल्ड कप्स नहीं हो पा रहे, ओलंपिक्स होना मुश्किल हो गया है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो पूरी उस बेसिस पे खड़ी हुई थी वो नहीं चल पाएगी। ठीक है। जितनी भी आपकी टावल इंडस्ट्रीज थी, जो होटलिंग में आपके टावल यूज़ हो रहे हैं, आपके क्लब्स में यूज़ हो रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह में, वो सारे अब नहीं जा सकेंगे फिलहाल करंट सिनेरियो में। तो देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ओवर द इंडस्ट्री। ठीक है। इवन बेसिक नेसेसिटीज़ की भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सफ़र करेंगी ड्यू टू सप्रेस इन द डिमांड। क्योंकि मतलब जब डिमांड लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें तो लोग बेतहाशा खरीदारी करते रहते थे, बिला वजह भी खरीदारी करते थे। लेकिन अब करंट लॉकडाउन सिचुएशन में लोग सिर्फ और सिर्फ
खरीदारी जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ की कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बेसिक नेसेसिटी इंडस्ट्रीज़ की भी डिमांड को सप्रेस करेगी। जो तीसरा बिग प्रॉब्लम है वो है लिक्विडिटी क्राइसिस का। इस टाइम पे कैश फ्लोज इज़ अ बिग मेजर प्रॉब्लम। हमने जो भी सर्वे कंडक्ट किया उसमें मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एसएमईज ने सर्वे के अंदर ये बताया कि कैश फ्लोज इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो क्योंकि लोगों ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो चाहे रॉ मटेरियल्स की हों, वो चाहे फिनिश गुड्स की हों, इवन मशीनरी के ऊपर हों, टेक्नोलॉजी के एडिशन के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स हों, तो कैश वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इवन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मे भी हो सकता है कि उनके पास चंद लाख भी कैश फ्लो ना हो इस टाइम के ऊपर। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों ने कैश विद हेल्ड कर लिया अपने पास ना, पेंडेमिक सूरत हाल की वजह से, और स्पेंडिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से कैश फ्लो इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब इस सारी जो तीन चीज़ें अभी हमने बात की हैं, उस सारी के नतीजे में जो चौथा पॉइंट बन रहा है वो है स्टेट ऑफ डिप्रेशन का, कि जब लोगों के पास कैश फ्लोज नहीं है, ऑर्डर शेयरिंग्स हो रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर लोग जा रहे हैं, लग्जरीज पैसे उड़ गई हैं इस टाइम के ऊपर, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटलिंग इंडस्ट्री हो, वो चाहे रिक्रिएशनल इंडस्ट्री हो, वो चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, इवन रेस्टोरेंट्स हों जो हम मतलब कैजुअल रेस्टोरेंट होटलिंग करते हैं, खाने पीने जाते हैं कैजुअली, वो सारा कुछ बंद हो गया है, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन आ गया है। मतलब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है इन सारों की निस्बत, क्योंकि अगर आपका माइंड पीस में है और अब माइंड आपका स्टेट ऑफ डिप्रेशन में नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों को कॉप अप कर सकते हैं, देयर इज अ चांस। बट जब आपके माइंड में ही स्टेट ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो गया है कि अब पता नहीं क्या होगा, सूरत हाल आगे समझ नहीं आ रही, और एक हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड के डिप्रेशन का माहौल है, वो आपको आपके जो बोल्ड स्टेप्स हैं उसे लेने से आपको मना करेगा, आपको आगे प्रोएक्टिवली अप्रोच आपकी रुक जाएगी, आप रिएक्टिव अप्रोच पे चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो ऊपर तीन चीज़ें बयान की गई हैं। तो एक तो हमें अपनी जो है वो काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे, एज ए इंडिविजुअल भी नहीं, बस एज ए सोसाइटी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट्स का रोल और ऐसी एनजीओज़ का रोल जो कि इस मौजू के ऊपर काम करती हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इस सारे में, कि वो सोसाइटी को डिप्रेशन से निकालें और लोगों के अंदर एक करेज, एक इसका ये मतलब भी नहीं है कि फॉल्स होप क्रिएट की जाए, बट ये कि करेज क्रिएट की जाए कि यार ये स्टेट ऑफ डिप्रेशन से हमने बाहर आना है, और हमें स्टेट ऑफ डिप्रेशन के अंदर अपने माइंड को नहीं रखना, क्योंकि पेंडेमिक तो जैसे ही ओवर हो जाएगा, मतलब 6 महीने, साल, 2 साल, जितना भी उसका टाइम लाइन है, बट जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन है उसकी टाइम लाइन फिर बढ़ जाएगी। यानी कि पेंडेमिक तो शायद ओवर हो जाए, लेकिन स्टेट ऑफ डिप्रेशन आपके माइंड का ना हो, ओवर हो, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब जो डिप्रेसिंग बातें सारी कर ली हैं, इसके बाद जो सबसे आखिरी मेरा पॉइंट था करंट सिनेरियो के हवाले से, वो था न्यू एवेन्यूज़ के ऊपर। न्यू एवेन्यूज़ क्या है, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आजकल आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं आपके हर बंदा, हर दूसरा बंदा पीपीईज के ऊपर काम कर रहा है। इवन जितने भी टेक्सटाइल के लोग थे जो इनके पास मशीनें थी ऑलरेडी, वो पीपीईज की तरफ चले गए हैं, वो मास्क मेकिंग की तरफ चले गए हैं। जितने केमिकल से रिलेटेड कंपनीज थी, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कंपनीज थी, वो चली गई सैनिटाइजर्स और इस तरह के डिसइंफेक्टेंट्स बनाने की तरफ। तो मतलब न्यू एवेन्यूज़ क्रिएट हो, पेंडेमिक ने ही न्यू एवेन्यूज़ क्रिएट की हैं। तो अब उसमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है आगे भी इस चीज़ की। अभी हम मज़ीद आगे जब पोस्ट पेंडेमिक में बात करेंगे, तो हेल्थ एक बड़ा अहम मौजू होगा पोस्ट पेंडेमिक का। तो उसके वाले से जो न्यू एवेन्यूज़ हैं वो बड़ी क्रिएट होने की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉन्टेक्टलेस जो मशीन्स हैं अटेंडेंस की, वो बड़ी मतलब रिगरसली डिप्लॉय होंगी, क्योंकि जो बायोमेट्रिक थी वो अब उससे एडवांस हमें जाना पड़ेगा। इसी तरह ही आपके वॉक थ्रू गेट्स जो बन रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स,
उसमें बड़ी जिद्दत लाने की ज़रूरत है। उसमें अब अल्ट्रा वायलेट रेस के ऊपर भी दुनिया में काम हो रहा है, तो उस तरह के गेट्स भी बनाने की ज़रूरत है आपको। मतलब कार्गो से लेके, ट्रकिंग से लेके, टैक्सी से लेके इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग तक अब आपको डिसइंफेक्ट करने हैं, गुड्स को डिसइंफेक्ट करना, तो आपको उसमें नए एवेन्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, आपको इवन लग्जरीज में न्यू एवेन्यूज मिलेंगे। मतलब अब जिस तरह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटलिंग इंडस्ट्री है, वो इवॉल्व हो जाएगी पेंडेमिक के बाद। मतलब अब लोग केयरफुली, बहुत केयरफुली जाया करेंगे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट को भी न्यू एवेन्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह मैं एक यूरोप का एक रेस्टोरेंट देख रहा था कि उन्होंने ग्लास बॉक्स बना दिया हर टेबल के इर्द गिर्द, तो मतलब जिससे लोगों को एक सेंस ऑफ जो है सेफ्टी मिला है कि यार ये मतलब ज़्यादा सेफ एज कम्पेयर टू ओपन इन्वायरमेंट में बैठना। तो इसी तरह अब एयर कंडीशनिंग की अगर बात करें तो पेंडेमिक में अभी तक जो रिसर्च है वो ये कहती है कि एयर कंडीशनिंग का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, मतलब वायरस को फैलने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। तो डिसइंफेक्टेंट एयर कंडीशनिंग की अब ज़रूरत आती जाएगी जो हॉस्पिटल्स में लगते हैं, तो हमें आम घरों के एयर कंडीशन भी डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाने पड़ेंगे इन फ्यूचर में। तो मतलब अगर आप न्यू एवेन्यूज़ की बात करें तो वो बेतहाशा निकलेंगे सारे से। कुछ मैंने बयान कर दिए हैं और कुछ अभी शायद मैं मतलब बयान नहीं कर पाया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इर्द गिर्द हमारे हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम लास्ट अभी इस सेशन के लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी तरफ आएंगे। तो पोस्ट पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो पोस्ट पेंडेमिक में जो सबसे अहम चीज़ है वो है सर्वाइवल, और सर्वाइवल मिलेगा प्रोडक्टिव होने से। ये मतलब मैं पिछले जो 5 साल मैंने काम किया प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उतना इम्पोर्टेंस उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी की नहीं थी जितनी आज है। एसएमईज के वाले से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जितना एसएमईज के लिए इस टाइम प्रोडक्टिव होना इम्पोर्टेंस अहमियत के हामिल है, वो शायद उसकी ज़रूरत इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला रखता है एसएमई के लिए। क्योंकि अगर आप जितने एफिशिएंट होंगे, जितने प्रोडक्टिव होंगे, एंड प्रोडक्टिव मींस कॉस्ट एफिशिएंट, दैट्स द मेजर थिंग। अगर आप कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आप लोगों से पीछे हैं और आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। मतलब हमें अब इस तरीके से भी केयर अप करना है अपनी एसएमईज को, अपने बिजनेसेस को, कि यार इस तरह की कोई सिमिलर सिचुएशन खुदा ना खास्ता दोबारा भी है इन फ्यूचर में आती है, तो हम इस सारे को बर्दाश्त कर सकें, हम इस सारे के लिए ऑलरेडी इक्विप हों, हम इस सारे को टैकल कर सकें। तो प्रोडक्टिविटी, अच्छा उसमें सबसे अहम चीज़ जो प्रोडक्टिविटी में है, जो कि मैं बड़ा ही मतलब समराइज फॉर्म में अगर बयान करूँ, वो है हमें उन टूल्स के ऊपर जाना है। सबसे अहम टूल हमारा विजुअल मैनेजमेंट का है। ये सबसे बेसिक टूल है जिसमें जापानीज मेथोडोलॉजीज 5S की भी शामिल हैं, जिसमें आपकी सॉर्टिंग है, आपकी सेट इन ऑर्डर है, आपका सस्टेन है, शाइनिंग है। मतलब आपने कोई भी आपकी फैक्ट्री या आपका वर्क प्लेस है, वो आपका फुली कंप्लायंस होना चाहिए विजुअल मैनेजमेंट के साथ। वहाँ कोई गैर ज़रूरी चीज़ अगर पड़ी हुई है तो उसको आप सॉर्ट आउट करके उसको दूर करें। जो गैर ज़रूरी चीज़ पड़ी हुई है उसको आप अपनी वर्क प्लेस से निकालें, उसको सेल आउट करें, उसको यूटिलाइज करें कहीं और जगह पे। अच्छा, जो अहम चीज़ है उसको आप बकायदा तौर पे उसका उसकी टैगिंग करें कि ये अहम चीज़ है, और उसकी आप बकायदा प्लेस एक मुख्तस करें कि ये अहम चीज़ की एक प्लेस होगी, यहीं पर ये पड़ी होगी, और यूज़ करने के बाद दोबारा मैंने वहाँ रखनी है। जो 5S के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसके बाद आपके KPIs आ जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब वो एवरी हर हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे वो बन सकते हैं। वो चाहे आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड KPIs हों, वो चाहे क्वालिटी से रिलेटेड KPIs हों, वो चाहे आपकी कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड KPIs हों, वो चाहे सेल्स से रिलेटेड हों, वो चाहे आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड KPIs हों, वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड KPIs हों, आपको KPIs बनाने हैं और शुरुआत से करना है। मतलब वो आप ये नहीं सोचें कि यार मैं KPIs पहले
लिखूंगा सारे कोई 20-25, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, नहीं। आपको 2 KPIs नजर आ रहे हैं, आप 2 पे शुरू कर लें। जैसे आप KPIs बनाना शुरू करेंगे, आपके पास डाटा आना शुरू होगा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार अब मैंने आगे कैसे बढ़ना है। KPIs इज अ वे फॉरवर्ड टू प्रोडक्टिविटी। KPIs के बगैर आप कहेंगे मैं प्रोडक्टिविटी हासिल कर लिया है, ये नहीं मानने की बात। तो KPIs आपको इंक्लूड करनी है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन OEE के ऊपर जा सकती हैं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर। मतलब वो अपनी इक्विपमेंट एफिशिएंसीज को इंक्रीज करें, अपनी टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ जाएं, जो कि हम आज तक इसी चीज़ के ऊपर हैं मेजॉरिटी ऑफ द SMEs के। जी इक्विपमेंट ख़राब होगा तो उसकी मेंटेनेंस होगी नहीं। अब हमें इक्विपमेंट की प्रिडिक्टिव और मेंटेनेंस की तरफ जाना है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की तरफ। हमें उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है, उसको उसके लॉग बनाने हैं कि यार इसको कब 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 इसकी मेंटेनेंस की जरूरत है। अब आप इसके ऊपर जाना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब और फिर सबसे अहम बात जो है प्रोडक्टिविटी में, वो है हमारी क्वालिटी और कॉस्ट डाउन। क्योंकि दुनिया ने अब इस 2 चीज़ों के ऊपर चलना है। पहले भी ये था और अब ये बहुत एविडेंट हो गया है कि अगर आप क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे हैं और लीस्ट कॉस्ट पे दे रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी भी, आप मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे। इवन अगर यहाँ आप वो क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे हैं और कॉस्ट नहीं मीट कर रहे, तब भी आप आउट हो जाएंगे। और अगर आप कॉस्ट मीट कर रहे हैं और क्वालिटी नहीं दे रहे, तब तो आप डेफिनेटली आउट है। तो मतलब इन दोनों के ऊपर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब क्वालिटी लेके आनी है तो क्वालिटी में जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड एंड एट द कस्टमर सर्विस, आपको तब तक क्वालिटी इंश्योर करनी है। और उसके लिए आपको रिगरसली चलना है। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, लेकिन आपको उन चीज़ों की क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास नहीं भी थे रिसोर्सेज, तो अब आपको अपने रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा कि आप अब वो टेस्टिंग करें जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर कर रही है। तो ये अच्छा, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। हमारे पास दो क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप उनको भी आंसर कर सकें इन द मीन टाइम। वो ये है कि एक तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द इंडस्ट्रीज टू स्टेबल अगेन। यानी कि इंडस्ट्रीज को स्टेबल करने के लिए, होने के लिए आपके ख्याल में, और वैसे हम बिल्कुल अब एंड ऑफ द सेशन है, आपका बहुत शुक्रिया सारी डिस्कशन का, बट वी हैव टू आल्सो इंक्लूड अ फ्यू क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि कितना टाइम लगेगा इंडस्ट्री को इन सारी चीज़ों से कोप अप करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि व्हाट अबाउट दी फ्रेश ग्रेजुएट्स इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, के वो अपने कैरियर को जो है वो किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं और कैसे इसमें जो है जो जिस सारी सिचुएशन है उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। मुबीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक आपको आवाज़ शायद ना जा रही हो। वायरस फैल सकता है, तो लोग अपने मोबाइल फोन को भी सैनिटाइज करते हैं नॉर्मली, जो जितने भी अवेयर लोग हैं। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके अंदर ये वाला एक, अब समझ लें कि एक इनबिल्ट पार्ट बन जाएगा पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में, कि लोगों को सैनिटाइज चीज़ें चाहिए। वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अपने वर्कर्स का, अपनी प्रोडक्ट्स का, अपने मटेरियल्स का, अपनी हैंडलिंग का। आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग है, उसको बड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है ना, ये एक बड़ी अहम चीज़ बन जाएगी पोस्ट पेंडेमिक में ना। तो और इवन आफ्टर मतलब आपकी वैक्सीनेशन भी आ जाती है और वायरस जो है उसका असर भी खत्म हो जाता है, तब भी लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे बहुत आने वाले कुछ अर्से तक। और तीसरी जो अहम चीज़ है, अच्छा इसके साथ मैं एक एग्जांपल कोट करूं, जो कि ख़ासतौर पे हमारी जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसके लिए ये एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल तो खैर किसी और सेक्टर की है, लेकिन उसको मैं बेसिकली उसके सेक्टर के ऊपर हम रख के अगर देखेंगे तो हमें बड़ा अच्छा समझ में आएगा। कि अभी उस दिन एक जगह डिस्कशन हो रही थी कि मतलब एक मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहा था जिसमें एक जर्नलिस्ट ने जिक्र किया कि उनका जाना हुआ किसी वेस्ट के कंट्री में। तो
वहाँ पर जो फॉर्म दिया गया उनको एज अ जर्नलिस्ट कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो उसमें था कि क्या आप कैमरा यूज़ कर लेते हैं, क्या आप जो है वो खबर बना लेते हैं, खबर लिख लेते हैं, आप फुटेज को जो कैमरा से बनाई है उसको एडिट कर लेते हैं, क्या आप जो है वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो वो उन जर्नलिस्ट का कमेंट ये था कि भाई ये तो मतलब इतने सारे काम हैं जिसके लिए पाकिस्तान में नॉर्मली मीडिया हाउसेस ने हर बंदा लदा लदा रखा होता है। तो वहाँ से उन्होंने ये डिड्यूस किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि मल्टीपल टैलेंट इन अ सिंगल पर्सन अब वो डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर इस चीज़ को हम अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे अप्लाई करें तो वो कैसे अप्लाई होगा कि अब आपको डिज़ाइन भी आना चाहिए उस इंजीनियर को, उसको ऑपरेशन भी आना चाहिए और ट्रबल शूटिंग भी पता होनी चाहिए। मतलब हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकेंगे इन द पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो कि जी हम तो सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियर हैं। नो, हमें डिज़ाइन के साथ साथ ऑपरेशंस का भी पता हो, या हम पता नहीं भी है तो हम उसके लिए इक्विप हों और हमें ट्रबल शूटिंग के ऊपर भी इक्विप हों। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर स्किल सेट लाना पड़ेगा, जिसकी हम गिग इकॉनमी की जब आप बात करते हैं तो गिग इकॉनमी का मतलब ये है कि छोटी छोटी गिग्स, जो छोटी छोटी स्किल्स हैं उसके ऊपर अब इकॉनमी चलेगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करने की फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्किल सीखें और फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन कमाएं। ठीक है ये बात, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर एक बंदा स्किल ग्रेजुएट भी है, डिग्री भी है और उसके पास मल्टीपल गिग्स हैं, वो सुपर बंदा हो जाएगा पोस्ट पेंडेमिक में। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जाना है, जो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स और वो यंग ग्रेजुएट जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, उनको इस तरफ जाना है कि यार अपनी स्किल्स, अपनी गिग्स को एनहेंस करना है, और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक्सपैंड करना। तो लास्ट में अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा सा वाइंड अप करूंगा कि नज़र आ रहा है ऐसे कि पेंडेमिक के बाद डिमांड बहुत राइज करेगी चीज़ों की, मतलब जो भी सप्रेस हुई हैं डिमांड, वो चाहे एक्सपोर्ट्स की हों चाहे लोकल हों, वो एकदम राइज करेंगी। और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, जिसके लिए हमें आज गियर अप होने की ज़रूरत है, आज तैयारी करने की ज़रूरत है, आज अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को ऑप्टिमल यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जब वो मौका हो कि चीज़ें डिमांड राइज और एक्सपोनेंशियल की तरफ जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हों और उसका सामना और उससे बेनिफिट और उसके उसके फ्रूट्स हम खा सकें। तो ये थी मेरी आज के कुछ पॉइंट्स जो कि एसएमईज के पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन के हवाले से थे। तो बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आई एम अवेलेबल। ओवर टू अजीम। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और आपकी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का। आई थिंक देयर इज़ अ कम्युनिकेशन लैग जिसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आफ्टर द सेशन फेसबुक पे कमेंट्स की फॉर्म में और फेसबुक पे हम मुख्तलिफ किस्म के यानी आगे जो कमेंट्स वगैरह और मैसेजेस के थ्रू हम आपके क्वेश्चंस वगैरह इसी टॉपिक से और इसी सेशन के रिगार्ड हम आंसर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अजीम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। ऑलराइट, तो आई गेस कि लैग का थोड़ा मसला अब रिजॉल्व हुआ है। हाँ जी, मेरा ख्याल है आपको मेरी आवाज़ सही आ रही थी। हाँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही थी। आई गेस मेरे आपके कम्युनिकेशन में लैग ज़्यादा मैं था। भी मुझे तो मैं ऐसा बीच में हो सकता है बेशक। क्वेश्चंस भी मैं करना चाह रहा था, तो बल्कि अच्छा है अगर हमारे पास अभी तकरीबन 3-4 मिनट हैं, हम अगर एक जी दो जी जरूर। क्वेश्चंस क्वेश्चंस ले लेते हैं एक दो। सबसे जी जी। पहले एक क्वेश्चन जो है वो है कि आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन आपका क्या ख्याल है बीइंग फ्रॉम स्मेडा के कितना टाइम लगेगा इंडस्ट्री को स्टेबल होते हुए या रीगेन करते हुए। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एन अनसर्टेन एंड अनप्रेसिडेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई एक एस्टिमेट कुछ बता सकते हैं हम।
पहला तो मतलब आपने कह ही दिया कि मतलब इसको एक्सप्लेन करना इट्स वेरी क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, लेकिन ज़रूर इसको आंसर करना चाहिए हमें। मतलब दो तीन सिनेरियोज हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि यार इस वायरस का ट्रेंड किधर जा रहा है। मतलब ओवरऑल देखें हम तो यूरोप में ट्रेंड थोड़ा नीचे आ रहा है, तो या स्टेबल हो रहा है या डाउनवर्ड है, जिससे ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर रुके हुए थे वो चलने के चांसेस हैं इन नियर फ्यूचर। अगर हम अपनी मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में अभी पीक नहीं आया, बहुत सारे लोगों की एक्सपर्ट्स की राय में अभी पीक आना बाकी है। तो और आपने देखा कि हम लॉकडाउन के बाद जैसे ही बाजार खुले हैं तो हमने बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की। तो उससे दो रिडक्शन निकल सकती हैं। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन ना किया तो लोकल इकोनॉमी दोबारा से किक स्टार्ट की तरफ जाएगी। लेकिन अगर लॉकडाउन मजीद सख्त करना पड़ा जिस तरह से कुछ अर्सा पहले किया गया था, उस सिचुएशन में लोकल इकोनॉमी नियर फ्यूचर में थोड़ा सा सप्रेस रहेगी। तो इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, उन सिनेरियोज की बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे वो हमें पता लगेगा। इसकी कोई यूनानिमस एक स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती, ये सेक्टर वाइज और एरिया वाइज एसएमई वाइज को देखना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास एक है, वो बल्कि आपने अपनी बात के एंड के करीब कुछ आपने उस बारे में बात की भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जी, व्हाट अबाउट द फ्रेशली ग्रेजुएट्स इन दिस पैंडेमिक, हाउ दे कैन सिक्योर देयर करियर्स? मुझे अंदाज़ा था क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कम्युनिटी है, तो इंजीनियर्स हम खुद सारे इस फेज से गुजरते हैं। तो फ्रेश इंजीनियर्स के लिए मतलब वैसे नॉर्मली पिछले 8 से 10 साल बड़े टफ रहे हैं पाकिस्तान में, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लेकिन ये जो पेंडेमिक सिचुएशन और पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है, इसने उस इफेक्ट को बहुत गुना बढ़ा दिया है। अब इस सारे के अंदर जिस तरह मैंने बात की रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज फॉर द एसएमईज, इस तरह ही आपको यंग इंजीनियर्स को भी इसी नहज पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो हमें 4 साल पढ़ाया जाता है वो हमें बेसिक नॉलेज तो इक्विप किया जाता है, लेकिन जो स्किल्स और गिग्स इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर हैं वो थोड़ी सी फ़र्क है। तो इसमें जो अहम बात यह है कि वो आजकल का जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको यूटिलाइज करते हुए एक तो वो गिग्स थोड़ी सी उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अबूर हासिल करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है और उसकी मतलब केपीआईज और उसको डाटा हैंडलिंग और किस तरीके से क्वालिटी मॉनिटरिंग करनी है, ये सारी चीज़ों के अंदर उसका शौक है। लेकिन उसको डाटा एनालिटिक्स के बारे में नहीं पता, तो वो डाटा एनालिटिक्स का अगर कोर्स करता है ऑनलाइन और उसको अपनी सीवी में ऐड कर लेता है, तो ये कोर्स उसको सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हवाले से मदद करेगा उसकी जॉब में, बल्कि उसके अलावा भी जहाँ भी डाटा चाहिए वहाँ पर उसको अपने स्किल की बेस के ऊपर उसको जॉब मिल सकती है। वो अपने जो बाकी इंजीनियर्स हैं उसकी निस्बत ऊपर आ सकता है। तो इस तरह की हमें गिग के ऊपर जाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारा इंजीनियर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, एक स्टेप या दो स्टेप ऊपर आएगा, तो ही वो मार्केट में सरवाइव करेगा, तो ही वो उस अपनी यूटिलाइजेशन वो मार्केट में निकालेगा। उसमें एक अहम बात ये है कि जिस तरीके से न्यू एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इंजीनियर को न्यू एवेन्यूज को कार्व करने कर्व और अपने आप को थोड़ा सा उस हवाले से क्राफ्ट करने की ज़रूरत है कि वो न्यू एवेन्यूज को देखते हुए अपनी स्किल्स को, मे बी वो शायद इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना हो, वो चाहे सॉफ्ट स्किल्स हों, वो चाहे कुछ और स्किल्स रिलेटेड टू आईटी हों, कुछ और स्किल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग हों, कुछ और स्किल्स रिलेटेड टू जैसे अभी डाटा एनालिटिक्स की बात की, इस तरह की कोई भी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा ऐड ऑन करे और अपनी दो तीन गिग्स बनाए। मतलब गिग से मेरी मुराद ये है कि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं आईओटीज की, मैं बात करूं पीएलसीज की, तो ये एक गिग बन जाएगी मेरे लिए। ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं आपकी
चिप डिजाइन की, तो ये एक गिग बन जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी हम गिग्स ऑलरेडी अपनी इंजीनियरिंग के दौरान हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। उस उसके अंदर से दो तीन को हमने एक्सट्रैक्ट आउट करके उसके अंदर अपनी ये जो लॉकडाउन और पेंडेमिक की सिचुएशन है उसको एनहेंस करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट पे आपने मिलके एंड किया। एंड एट एट दिस पॉइंट बल्कि मैं सबसे ये भी कहूँगा कि अभी नेक्स्ट सेशन जो है हमारा 3 बजे ये अब आगे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पीएलसीज का एक सेशन है जो कराची से एक टीम है वो लीड कर रही है। तो उसको ज़रूर सब लोग ज्वाइन करें, वो बहुत अच्छा सेशन होगा। और उसमें जो वो खास करके वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो अपनी स्किल बनाना चाहें, यही अपना गिग डेवलप करना चाहें इस फील्ड के अंदर, पीएलसीज के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, वो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू मुबीन साहब, का बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अपनी कीमती राय से और अपने नॉलेज से और एक्सपीरियंस से सबको इस्तिफादा देने के लिए। आई एम श्योर दिस वीडियो विल गो डाउन टू अ लॉट ऑफ व्यूअर्स। और आई ट्राई वी शैल ट्राई कि हम एक और सेशन, एक फॉलोअप सेशन भी रखें आगे, गिवन कि हमें रिस्पांस कैसा मिलता है, हमें कोई क्वेश्चन और मिलते हैं, कोई और अच्छा फीडबैक मिलता है, तो मेरा ख्याल है कि इसको आगे चल के हम मज़ीद भी इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिस्कस कर सकेंगे। तो यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमारा एक फीडबैक फॉर्म होगा कि जो हमारी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में हम लोग रख देंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उसमें ज़रूर हमें फीडबैक दें, हमें कमेंट करें, हमें सजेशन दें। आप इसी लेक्चर सीरीज़ में, इंडस्ट्री 4.0 की जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें आप और किसको सुनना चाहेंगे, क्या टॉपिक आप सुनना चाहेंगे, आगे हम किस तरह से इस चीज़ को लेके चल सकते हैं, उस पर हमें आप ज़रूर राय दें अपनी। तो इस और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आएंगे। अब बाय द वे, जो मैं शुरू में कह रहा था कि हमारा वॉलंटियर जो सेक्शन है हमारे ओपन हैं। वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू हेल्प अस मैनेज इवेंट्स, टू मैनेज आवर मेंबरशिप्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड लाइक, जिस तरह अभी मुबीन ने भी कहा कि ये सारी स्किल्स हैं, ये स्किल सेट्स हैं आपकी। तो इवन इफ़ यू आर इंडस्ट्रियल इंजीनियर, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, घर बैठे हैं आप, अभी आजकल आपके पास टाइम है, प्लीज़ ज्वाइन अस, हेल्प अस आउट इन कैरिंग आउट वेरियस डिफरेंट टास्क। और इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग IUM के साथ कोलैबोरेशन में हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, रिसर्चर्स को एक्सेस दें IUM की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर, कि वो अपने पेपर्स वगैरह सेंड करें। अब तो खैर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की तरफ जा रहे हैं, और मैं एक्चुअली ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि PSI आने वाले कुछ दिनों में कोशिश कर रहे हैं हम लोग के एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अरेंज करें, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम लोग उस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों को इनवाइट करें कि वो अपने पेपर्स और अपना रिसर्च वर्क जो है प्रेजेंट करें। और पर्टिकुलर हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के ऊपर है। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह डेनमार्क में या बाहर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत से इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं कि जो रिसर्चर्स हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रिसर्च की है। तो वो रिसर्च लेकिन यहाँ पे हम लोगों को और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जूनियर्स के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। जूनियर्स उसको देखें, उसको पढ़ें, उससे सीखें कि किस किस्म के सिनारियोज डेवलप होते हैं, उनमें क्या किस सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, और लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो एक वर्चुअल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रोसेस है, जिसमें ऑलरेडी 2 प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट द रेस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स टू जॉइन अस, क्योंकि अल्टीमेटली इसको जस्ट मैं रैप अप करूँगा कि देखें, if we all work together, if we all try to come together, share our knowledge, share our resources, share the opportunities. मुझे एक अपॉर्चुनिटी का पता है, मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको पता है, आप मेरे साथ शेयर करते हैं, तो हम कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हैं। अपनी इंडिविजुअलिज्म से हमें बाहर आना पड़ेगा। ये जो इस वक्त हमें जो ये टाइम पीरियड मिला है, ये लॉकडाउन का और ये सारा कोरोना की जो क्राइसिस का, इसने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग अपने आप को खुद ऑब्जर्व करें, हम अपनी खुदी को पहचानें, हम अपनी जो स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब इससे पहले भी लाइव सेशंस होते थे,
लेकिन कुछ लोग उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते थे, कुछ लोग फिजिकली ही इंटरेक्शन को बेहतर समझते थे कि स्टूडेंट है और टीचर है और एक क्लासरूम में एग्जिस्ट करे, और ऑल्दो कि उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन गिवन द करंट सिनारियो देखें हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, अल्टीमेटली हमें लाइव सेशंस करने पड़ रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व इस तरह करना पड़ रहा है। सो दैट मीन्स कि दुनिया में टेक्नोलॉजी और जो भी इस तरह ये एग्जिस्ट करती हैं सॉल्यूशंस, और ये सारा कुछ एक पोटेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, इनकी तरफ ज़रूर ओपन माइंडेड होना चाहिए, इसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, और इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स खास करके अपनी जो हमारी जो फील्ड के जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनको रिविजिट करें, और करंट सिनारियो के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हॉस्पिटल क्राइसिस है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, सिस्टम, अगर आप गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक सिस्टमैटिक इशू है, बिलखसूस पाकिस्तान में ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है कि हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो कुछ लोग ओवर चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो चार्ज और तरह से कर रहे हैं, टेस्टिंग किट्स का प्रॉब्लम है, फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो वेंटिलेटर्स का इशू था वो है, ये सारे सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं। इसका मतलब है कि पिछले 30-35 साल के अंदर, 40-50 साल के अंदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, हम लोग किसी क्राइसिस को डील करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्जले आए, सैलाब आए, वो एक और किस्म का क्राइसिस सिचुएशन था जिसको डील करने के लिए आर्मी होती थी और सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो भी उनमें भी फ्लॉज थे, उन सिस्टम्स को भी अपग्रेड करने की, उनको भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली हॉस्पिटल और ये जो अब जो सिनारियो, इसमें भी बहुत सारे पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे आईईज जो हैं वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस हमारे मुल्क को इस क्राइसिस से फाइट करने के लिए। तो आई होप कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है वो हमारे पेज पे आए, हमारे ग्रुप्स हैं पीएसआई के, एक पब्लिक ग्रुप है, एक रिसर्च ग्रुप है, हमारी वेबसाइट है, हमारे फॉरम्स अवेलेबल हैं, हम लोग खुद अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू write to us and we'll try to get it to the masses as soon as possible। और हमारे साथ शामिल हो जाएं तो इंशाल्लाह हम लोग इंटरनेशनली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, और आपको हम इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे और आपको मौका देंगे कि आप हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकें। सो आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ फ्रॉम पीएसआई ऑनलाइन सेशन। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट स्पीकर के साथ हम लोग जल्द आप वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।